जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएई के साथ ब्रह्मोस और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की डील पर बातचीत। अमेरिका ने भारत के अपाचे और M777 हॉविट्जर्स के लिए अप्रूव किया सपोर्ट पैकेज। चीन के साथ लगने वाले भारत के दो महत्वपूर्ण एयरबेसेस को मिला है एक महत्वपूर्ण अपग्रेड। वैल्क्री जैसे एडवांस ड्रोन को बनाने वाली यूएस फर्म क्रेटोस ने भारत की कंपनी के साथ करी है पार्टनरशिप और जुलाई में कमीशन होगी इंडियन नेवी की सर्विस में 2 और नई वॉरशिप्स। अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स में कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत चल रही है, जबकि फिलीपींस के बाद वियतनाम के साथ डील लगभग साइन हो चुकी है और वियतनाम ब्रह्मोस का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा। तो अब रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इंडियन सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि भारत सरकार अब यूएई के साथ भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की संभावित सेल को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि बातचीत अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन रॉयटर्स की इस रिपोर्ट पर अभी फिलहाल ना तो भारत ना ही यूएई कहीं से भी कोई ऑफिशियल रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक जो यूएई है वो भारत से लगभग 150 प्लस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को खरीद सकता है और ओवरऑल डील की जो वैल्यू है वो लगभग $1 बिलियन से अधिक हो सकती है। और जिस तरह से ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम में यूएई का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस और आकाश तीर दोनों ने ही जबरदस्त परफॉर्म किया था। जहां एक तरफ ब्रह्मोस ने दुश्मन के एयरबेसेस पर बड़े बड़े गड्ढे किए थे, वहीं आकाश तीर ने भारत के अपने एयरबेसेस को दुश्मन के ड्रोन से सुरक्षित किया था। अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट और M777A2 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स तो इनके लिए लगभग $482.2 मिलियन तक की कीमत वाले मिलिट्री सपोर्ट पैकेज को अप्रूव किया है, जिसमें से $230 मिलियन तक का पैकेज M777A2 हॉविट्जर्स के लिए है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर्स, ओवरहॉल, ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, फील्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, डिपो लेवल मेंटेनेंस कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट ये सब शामिल रहेगा। वहीं $198.2 मिलियन तक का पैकेज अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए है, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, टेक्निकल पब्लिकेशन एंड डेटा, क्रू और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग और फ्लीट रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए सस्टेनमेंट सर्विसेज ये सभी शामिल रहेंगे। और ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स और M777 हॉविट्जर्स तो वे अपनी पूरी सर्विस लाइफ में इफेक्टिव बने रहें। और आपको एक बात और स्पष्ट करते हैं कि अप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि ये डील साइन हो चुकी है। अब इसका मतलब यह है कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के माध्यम से औपचारिक रूप से यूएस कांग्रेस को इस प्रस्तावित सेल के बारे में सूचित किया है। बाकी जो यूएस कांग्रेस है वो इस प्रस्ताव को रिव्यू करेगी और अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो वो उसको उठाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो ये डील आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद भारत फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस डील के लिए निगोशिएट करेगा। इसके अलावा आज तक की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि पूर्वी भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिस पर उन्होंने हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 25 एकर्स और क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 37 एकर्स तक की लैंड को एलोकेट करने का निर्णय लिया है। और ये जो जमीन दी जा रही है तो यहाँ पे इन मौजूदा एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाएगा, नई फैसिलिटीज़ बनेंगी और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इस्तेमाल होंगी। और ये हासीमारा और क्लाईकोंडा दोनों ही भारत के बेहद ही महत्वपूर्ण फॉरवर्ड एयरबेस हैं, जिसमें से हासीमारा में रफाल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन पे तैनात है और जो पूर्वी क्षेत्र और भारत चीन सीमा पर भारत की फाइटर कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। और वहीं जो क्लाईकोंडा एयरबेस है वो ईस्टर्न एयर कमांड के अंडर आने वाला एक बड़ा फाइटर और ट्रेनिंग हब है और यहाँ पे Su-30 MKI और हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। और इसी बेस पर सिंगापुर एयरफोर्स के साथ भी अभी तक कई बायलैटरल एक्सरसाइज भी हो चुकी हैं। और बाकी इस तरह के फैसले के साथ भारत अपने ईस्टर्न फ्रंट को और भी मजबूत करने पर काम कर रहा है। फ्रेंच फर्म सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत की एक अर्थ इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है सेटश्योर तो इनके साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए और जिसके तहत दोनों कंपनीज भारत के मार्केट के लिए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस पर कोलैबोरेट करेंगे। और ये पार्टनरशिप फ्रांस इंडिया ईयर ऑफ इनोवेशन के हिस्से के तौर पर अनाउंस की गई है, जिसमें फ्रेंच फर्म सैफरन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ और इंडियन फर्म सेटश्योर की सैटेलाइट डेटा और जियो स्पेशल एनालिटिक्स में उनकी एक्सपर्टीज़ तो ये आपस में कंबाइन होंगी और दोनों कंपनीज संयुक्त रूप से मिलकर एक एंड टू एंड जियो इंट सॉल्यूशंस को विकसित करेंगे, जिन्हें सैटेलाइट इमेजरी, एडवांस्ड AI मॉडल्स, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस इन सब में इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके तहत एक ऐसे सॉल्यूशन को विकसित किया जाएगा जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाए, इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग को तेज करे और डिफेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और अन्य क्रिटिकल सेक्टर्स में एक फास्टर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करे। बाकी अगर मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझना हो कि जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है
तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दुश्मन ट्रूप्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ पे उनकी मिसाइल लॉन्चेस डिप्लॉयड हैं, हमारे मिलिट्री की मूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, क्या दुश्मन ने अपने मिलिट्री बेस को हाल ही में एक्सपेंड किया है, अगर हम कोई एयर स्ट्राइक करते हैं तो दुश्मन के वहाँ कितना डैमेज हुआ है। तो इन सभी के आंसर इस जियो इंटेलिजेंस से हमको मिलते हैं। और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए इसमें सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन इमेजरी, मैप्स, टेरेन डेटा, जीपीएस डेटा, लोकेशन डेटा, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम और ऐसे अन्य डेटा सेट्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है। भारत की एनाड्रोन सिस्टम्स लिमिटेड ने यूएस बेस्ड क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट करी है और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनी संयुक्त रूप से मिलकर भारत की बहुत तेजी से एक्सपेंड होती हुई अनमैन्ड और ऑटोनोमस सिस्टम की मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो एग्रीमेंट है ये यूएस फर्म क्रेटोस की, जो एक ग्लोबल टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, एरियल टारगेट प्लेटफॉर्म्स और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज़ है, तो उसे भारत के एनाड्रोन फर्म की स्वदेशी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, ऑपरेशन सपोर्ट और कस्टमर इंगेजमेंट, तो इस इस्टेब्लिश कैपेबिलिटीज़ के साथ कंबाइन किया जाएगा। बाकी अभी ये केवल एक तरह का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है या एमओयू है और इसलिए कंफर्म नहीं है कि अगर आगे बात बढ़ती है तो क्रेटोस के कौन से अनमैन्ड सिस्टम्स भारत में बनेंगे और उसमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रहेगा तो कितना रहेगा और किस लेवल तक का रहेगा। तो अभी के स्टेज में तो केवल 3 ही पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि या तो क्रेटोस के सिस्टम्स भारत में आएंगे, वो केवल असेंबल होंगे, जिसे कहा जाता है प्योर लेवल की स्क्रू ड्राइवर गिरी। दूसरा सिनेरियो हो सकता है लाइसेंस प्रोडक्शन, जिसमें एयर फ्रेम्स, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कुछ सब सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो ये सब चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जो कि असेंबली से तो कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी हम OEM पर निर्भर रहेंगे। और तीसरा सिनेरियो बनता है एक जेन्युइन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, जिसमें जॉइंट डेवलपमेंट, इंडियन प्रोडक्शन, लोकल सप्लाई चेन, ट्रांसफ़र ऑफ नो हाउ, ये सभी शामिल हो, जो कि भारत को निश्चित रूप से एक एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो बनेगा तो वो तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बाकी जो क्रेटोस है वो अपने XQ-58A वैल्करी, टैक्टिकल ड्रोन्स और एरियल टारगेट सिस्टम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और जो उनका XQ-58A वैल्करी है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे यूएस एयरफोर्स और यूएस मरीन कोर के लिए विकसित किया जा रहा है। तो जैसे कि कल 21 जून को भारतीय नौसेना की सर्विस में 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स को कमीशन किया गया था, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रेय। और अब इनकी कमीशनिंग के बाद अगले महीने यानी कि जुलाई में भारतीय नौसेना की सर्विस में 2 और स्वदेशी वॉरशिप्स को इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें शामिल है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट महेंद्रगिरी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल मालवन। जो महेंद्रगिरी है वो प्रोजेक्ट 17A क्लास की 7th वॉरशिप है और जो मालवन है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोग्राम की दूसरी वेसल है। और जिस तरह से भारतीय नौसेना एक के बाद एक इतनी तेजी से स्वदेशी वॉरशिप्स का इंडक्शन कर रही है, तो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोमवार को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल ने टॉप ईरानियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करी थी और जिसमें वेस्ट एशिया की सिचुएशन को रिव्यू किया गया है और साथ ही ब्रिक्स प्लेटफॉर्म और भारत ईरान रिलेशंस के अंडर कॉपरेशन को भी डिस्कस किया गया था। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि भारत में स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को और मजबूत करने के लिए अब भारत सरकार एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान पर काम कर रही है और जिसके तहत पूरे देश भर में 7 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को इस्टेब्लिश करने की योजना है। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन सबको एक साथ लाया जाए ताकि हम एक ऐसे इंटीग्रेटेड डिफेंस हब्स को क्रिएट कर सकें जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस करें, जैसे कि टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इंडिजनाइजेशन, एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस तरह का पहला क्लस्टर कर्नाटका में बन सकता है, जिसमें IIT कानपुर, IIT रुड़की और IIT जम्मू तो ये एकेडमिक पार्टनर्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर इस योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अभी के समय जो भारत में सबसे बड़ी चुनौती रहती है वो ये है कि जो हमारे IITs, DRDO जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके बीच एक अच्छा खासा गैप है और ये योजना इसी गैप को फिल करेगी। लेकिन हाँ, इन क्लस्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग, लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑर्डर्स, एक शेयर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी बिना किसी ड्रामे के और एक फास्टर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि अगर प्रॉपर तरीके से मिले तब जाके और अच्छे से काम कर सकती है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अंशु सक्सेना वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर बलविंदर सिंह बाजवा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2010 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल नीरज सुड वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अजीत सिंह और कैप्टन धनवंत शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन शकील अहमद और 2003 में 37 असम राइफल्स के हवलदार रामकेश यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत में टोटल कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।